नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और आज पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान में 34 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें सुबह से ही जो रुझान थे वो बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे थे। तो जाहिर तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि एक बार फिर से ममता बनर्जी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। हालांकि इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका राजनीतिक विश्लेषण समीकरण क्या कहता है पश्चिम बंगाल के 7वें चरण के चुनाव के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और हालात बिल्कुल पिछले चरणों के जैसे ही दिखाई दिए, क्योंकि ममता बनर्जी को यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। देखो, ये जो है इसमें वैसे तो पिछली बार का अगर आकलन करेंगे 2019 में उसको कड़ी टक्कर कहा गया था और ममता बनर्जी की परंपरागत गृह सीट इसको बोलेंगे, क्योंकि भवानीपुर से वो उनका घर भी है यहाँ और पिछली बार लड़ी थी। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने देखा कि बीजेपी की लहर चल रही है और भवानीपुर का जो कैंडिडेट है वो उनको हरा सकता है, तो आप उनका दहशत देखिए मन में कि अपनी गृह सीट को छोड़कर नंदीग्राम भाग गई। तो इससे पूरे इस क्षेत्र में एक मैसेज गया कि ममता बनर्जी बीजेपी के आने को स्वीकार कर रही है और बीजेपी से डर गई है। तो पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया कि एक तरफा वोटिंग जैसा होने वाली बात हो गई। दूसरी तरफ कुछ एरिया इसमें ऐसा है जो बंगाल से लगता हुआ है, मोहम्मदन बहुल है वहां एरिया, तो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। और उसमें जो कुछ ट्विस्ट आया है, जहां टीएमसी की सीटें थी पिछली बार, अब की बार उन लोगों ने तय किया आईएसएफ को वोट देने के लिए। तो आईएसएफ जो पीरज़दा हैं वो फुरफुरे शरीफ के, उनका थोड़ा प्रयास रहा उस एरिया में। और मोमडनों का झुकाव ये रहा है कि जो बीजेपी को नहीं देंगे वो कांग्रेस प्लस जो गठबंधन है कांग्रेस कम्युनिस्टों का और आईएसएफ का, उसको देंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और मेरा एक आकलन ये है कि 34 में से 26 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, टीएमसी को 4 और कांग्रेस प्लस जो गठबंधन है उसको भी 4 सीटें। चलिए, अगर सर हम पूरे ऑल ओवरऑल अब तक के जो चुनाव हो गए हैं, 257 सीटों पर चुनाव अब तक 7वें चरण तक हो चुके हैं, तो सर अगर हम 257 सीटों की अगर हम बात करें तो सर आपका समीकरण क्या कहता है कि कितनी सीटों पर टीएमसी मुंह की खाती हुई दिखाई पड़ रही है, कितनी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है? सर देखो, 7 चरण हो चुके हैं, अब लास्ट बचा है बस एक। और आज तक का ये देखने में आ रहा है कि वो जो बीजेपी ने एक लक्ष्य लेके चले थे बीजेपी वाले के 200 प्लस का नारा था, तो वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और मेरे अपने हिसाब से 7 चरण में ही 200 के करीब बीजेपी पहुंच रही है। वहीं टीएमसी जो है वो तीसरे ही नंबर पे रहने वाली ऐसी दिख रही है, वो तीसरे और दूसरे में टक्कर रहेगी। तो वो कितनी सीटें लाती है, लेकिन कुल मिलाकर 200 के लगभग ये ले आएगी। तो 40 सीटों का बंटवारा, 40-50 सीटों का आपस में होना है। तो टीएमसी तो अभी भी तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है, टीएमसी का कहीं वहां आधार दिखाई नहीं दे रहा। और इस चरण में भी 7वें में टीएमसी बेशक बराबर मुझे दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर तो जनता का जो मन है और वोट जो हुआ है, देखिए आज भी बहुत सारा बमबाजी वहां हुई है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई है, लेकिन वही है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती वहां हुई है उसके कारण टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी नहीं चली। और पिछले 6 चरण से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी के बल पर जीतती आई है और इस बार भी वो कोशिश में थी, लेकिन वो कोशिशों से और जनता चिढ़ गई। जनता ने देखा कि जो व्यक्ति 10 साल सत्ता में रहा हो उसको अभी भी बूथ कैप्चरिंग की जरूरत पड़ रही है, उसके कहने के लिए कोई बचा नहीं है कि मैंने एक काम किया है, काम के आधार पर वोट भी नहीं मांग रही है। बहानेबाजी, झूठ, टोलाबाजी वाली टीम जो है वो गुंडागर्दी आम आदमी के लिए कर रही है। लेकिन 80% से ऊपर वोट प्रतिशत जाना, ये 7वें चरण ने भी सिद्ध किया है कि लोगों ने टीएमसी के गुंडों को धता बताकर वोट की है और टीएमसी की गुंडागर्दी से लोग नहीं डरे हैं। आम आदमी निकल करके बाहर आया है और अपनी वोट डाल के आया। और आप एक और महत्वपूर्ण बात है, खूब कोशिश की मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यहां तक कि कोर्ट के जरिए ममता बनर्जी और जो बाकी लोग हैं कि किसी तरह बीजेपी के वोटरों को डराएं। तो कोरोना का भी बहाना लिया गया है कि कोरोना बहुत फैल रहा है और ये सब हो रहा है, एक्चुअल में फैल रहा है। इसके रिजल्ट पश्चिम बंगाल में बाद में आएंगे, पूरे देश में एक लहर है, वो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद लोग
उसको डरे नहीं है। लोगों ने कहा कि हमारे लिए जीवन जो है वो हमारी सरकार है, कि आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार हम चुन पाएंगे, तो अगले 5 साल कम से कम शांति के रहेंगे और हमारे लिए विकास होगा। और बीमारी के हालत में यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ठीक से इलाज करने वाले हॉस्पिटल नहीं है, तो बोले केंद्र की मदद से कम जैसा वो देख रहे हैं आज कि दिल्ली में हालत क्या है कि जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का वो हाथ खड़े कर देता है, तो केंद्र सरकार आगे आती है और केंद्र सरकार की मदद से मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खड़े किए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशानी से मोदी जी बचा लेंगे, और इसलिए वोट सामने आई है। अगर सर यहाँ पर हम अगर भवानीपुर सीट की हम बात करें, जो कि वर्चस्व कभी माना जाता था, वहाँ पर टीएमसी का गढ़ भवानीपुर सीट मानी जाती थी, लेकिन अब जो तस्वीर है सर 2019 के चुनाव के बाद बहुत ज्यादा उलट दिखाई पड़ रही है। तो सर क्या बड़ा राजनीतिक कारण रहा होगा कि इस सीट पर अब ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ रही है, जो कि कभी उनका गढ़ कहा जाता था? टीएमसी के इसमें कारण यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं जो टीएमसी में अच्छे नेता थे वो भवानीपुर सीट पे भी हुआ है, जो टीएमसी के साथ थे वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आ गए। तो बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है, जो पुराने लीडर थे शुभेंदु अधिकारी टाइप के, देखे इस तरह के लोग, वो जो आए हैं बीजेपी में, उनसे ये माहौल बदला है। और जब भवानीपुर छोड़ के जाने का ममता बनर्जी का निर्णय इसलिए था कि जहां पिछली बार उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, वो लोग पाला बदल गए और वो बीजेपी में चले गए। तो ममता बनर्जी किसके सहारे लड़ेगी लड़ाई? भाई जो सेनापति है वो सिपाहियों के सहारे ही लड़ता है, और सिपाही छोड़ छोड़ के चले गए। तो उनको लगा कि जब पीछे ही टीम कोई नहीं है, अब ममता बनर्जी का तो मजाक बन रहा था कि ममता बनर्जी को जब टिकट देने पड़ रहे थे तो वो कह रहे हैं साहब किसी ठेले वाले को पकड़ लो, किसी पान वाले को पकड़ लो, ऐसे ही बस खड़ा करना है। कई सारे टीवी कलाकारों को वो दे रहा है वहां पे। नुसरत जहां है वो उसकी टीएमसी की सांसद है, उसको काफी कहा गया भाई उसके चेहरे से शायद लोग इकट्ठे हो जाएं, प्रचारित करने की कोशिश भी की, लेकिन नुसरत जहां का चेहरा भी इस एरिया में वोटरों को नहीं रिझा पाया। ये बात अलग है, महिलाएं उसका चेहरा देखने आती होंगी, भाई चलो भाई एक्टर रही है, तो कोई जादू चला नहीं। और वो बस केवल यही है कि टीएमसी के ज्यादातर अच्छे नेता जो हैं, जो विकास पसंद हैं, जो शांति प्रिय हैं, जो गुंडाबाजी को नहीं चाहते हैं, उन लोगों का बीजेपी में जाना, इसकी वजह से माहौल परिवर्तन हुआ है। जी वहीं सर अगर हम अभिषेक बनर्जी की बात करें तो उन्होंने आज अपने भवानीपुर सीट से मतदान किया, और हालांकि जो हालात है वो सबको पता है जमीनी स्तर पर कि टीएमसी किस कगार पर वहां पर आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिषेक बनर्जी मतदान के बाद ये कहते दिखाई पड़े थे, ये दावा करते दिखाई पड़ रहे थे कि ममता बनर्जी जो है वो भारी बहुमत से जीत रही है। इसका क्या आधार है सर? चलो वो तो ऐसे है, हर दल कहता है जब तक रिजल्ट नहीं आते, अब 2 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, तो उनका दावा जो है वो तो यही करेंगे। और यही मेन कारण है, अभिषेक बनर्जी ही वो मेन कारण है जिसने ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ पूरे पश्चिम बंगाल में कराया है। क्योंकि ये सभी लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री नाम को ममता बनर्जी थी, सारा कमांड गुंडागर्दी का, टोलाबाजी का, कटमनी का जो चल रहा था ये अभिषेक ही कर रहे थे। इसी की वजह से ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप देखिए बीजेपी ने हर सभाओं में लगभग कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया, उसकी गुंडागर्दी से लोग त्रस्त हैं। ममता बनर्जी ने इसके कोई सफाई, कोई सबूत नहीं दिए। इसका मतलब यह है कि वो भी स्वीकार करती हैं और पता है लोगों को, तो उनका बयानबाजी तो ऐसे ही रहेगी कि हाँ भाई हम ही बना रहे हैं। तो बना रहे हैं तो कहेंगे, क्योंकि 2 तारीख को पहले से ही आपका उनको बयान बता रहा हूं, वो सब कहेंगे मशीन में गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग बीजेपी से मिल गया है, सरकार तो हमारी ही बनती, लेकिन ये बीजेपी वालों को जो 200 से 250 सीटें मिल रही हैं, 210, 220, ये सब बेईमानी से मिली है। मतलब वो इस तरह का बयान करेंगे, मशीन खराब बताएंगे, चुनाव आयोग को मिली भगत बताएंगे। आज की डेट में उनके पास कहने को कुछ नहीं है, और अभिषेक के पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से बंटाधार हुआ है पूरा। तो बुआ का भी नुकसान इसी ने किया है। जी तो सर जिस तरीके से अब तक हमने 7 चरणों के चुनाव देख लिए, अब सिर्फ मात्र 1 चरण का चुनाव बचा है। ऐसा मतलब ईवीएम में सबकी जो किस्मत है वो कैद हो चुकी है, और अब तक जो रुझान हम सब ने देखे, जमीनी समीकरण जो देखे, वो साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो स्थितियां साफ है बंगाल में। तो सर अगर हम ये जो टीएमसी के भारी नुकसान की अगर हम बात करें तो सर वो क्या 3 अहम बिंदु होंगे? क्या ममता बनर्जी को तुष्टिकरण करना भारी पड़ गया? क्या ममता बनर्जी को
भारत माता की जय के नारे पर रोक लगाना भारी पड़ गया, क्या ममता बनर्जी ने रोजगार नहीं दिया, या सीए को लेकर लोगों में गुस्सा है? मतलब वो तीन कौन से आपको लगता है कि ये तीन खास अहम मुद्दे जिसकी वजह से आज टीएमसी बहुत बुरी तरीके से हार की कगार पर है? एक तो ये रहा है कि जो आपने कहा तुष्टीकरण, लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भी जो मुसलमान रह रहे हैं उनको उतना ध्यान नहीं दिया जितना घुसपैठियों पे दिया। तो घुसपैठियों के कारण कलकत्ता के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग बड़े सेंसिटिव हैं, पढ़े लिखा वर्ग ज्यादा है, कलकत्ता के अंदर है, बाकी है, वो देखते हैं कि हमारा जो हक है उसको मारा जा रहा है और उसको आप उन लोगों को दे रहे हो जो रोहिंग्या हैं, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो घुसपैठ करके आए हैं, तो आप उनको क्यों बसाने में जोर दे रहे हो, क्यों उनको फैसिलिटेट कर रहे हो? ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है? तो लोग इस बात को देख रहे थे कि जो संसाधन उनको मिलने थे पश्चिम बंगाल के लोगों को, मुसलमानों को भी, उसके बदले वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये दिखाना चाह रही थी वैसे तो कि मैं मुसलमानों की हितैषी हूं, लेकिन हुआ उल्टा है कि उसका मैसेज ये गया कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की हितैषी है। क्योंकि सीए के मुद्दे पर एक ही बात थी, अगर वो सीए के मुद्दे पर मौन रहती तो भी बात चल जाती। तो मुस्लिम तुष्टीकरण वो भी बांग्लादेशियों का एक पॉइंट। दूसरा ये रहा, बैलेंस नहीं बना पाई। उन्होंने कलमा तो पढ़ा कई मंचों पे और खुले मंचों पे और विज्ञापनों में और बड़ी बड़ी फोटोओं में वो आई, लेकिन दुर्गा पूजा या कोई सरस्वती पूजा के समय में उनका नाटक ही सही, लेकिन उन्होंने नाटक भी करना पसंद नहीं किया। अगर चुनाव के पहले आम दिनों में वो कभी इस तरह के काम करती रहती तो शायद हिंदुओं में एक विश्वास बनता कि ममता बनर्जी हिंदू है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, चलो वोट बैंक के कारण कलमा पढ़ रही होगी, लेकिन है तो हिंदू। तो हिंदुओं को हमेशा दुख दिया उसने और एक तरफ फेंक दिया। लोगों को लग रहा था हमारी तो चिंता कर ही नहीं रही, क्योंकि मूर्ति विसर्जन जैसे मुद्दे पर वो रोक लगा दे तो इससे लोगों को आहत हुए। और बाद में जब लोगों ने देखा गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कि जब चुनाव आ रहा है तो वो गोत्र बता रही हैं, तो लोगों ने देखा कि ये क्यों बता रही है, अभी तक तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी। तो एक तो रहा मुस्लिम तुष्टीकरण, दूसरा रहा उनका सीए का पक्ष लेना और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को बसाने के लिए उनकी वकालत करना, तीसरा रहा विकास का मुद्दा। कोई विकास पश्चिम बंगाल में 10 साल में नहीं हुआ, केंद्र से जो मदद मिलनी थी वो भी लोगों को नहीं मिली। और एक मुद्दा वहां अहम रहा है, वो जो अभिषेक बनर्जी के कारण, और ममता भी उसमें शामिल रही है, सबको पता होता है, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं है कि नहीं पता क्या चल रहा है, टोलाबाजी कटमनी ये जो चला है, ये नया वर्ड चलता पहले से था, कम्युनिस्टों के टाइम से लाल सलाम करके और वो वसूली करते थे, लेकिन अब खुलेआम टीएमसी के लोगों ने भी वही काम किया है, लोगों से वसूली की है, लोगों को कटमनी देने को मजबूर किया है, गुंडागर्दी की है, जो एक बहुत बड़ा कारण बना है। तो 3 के बजाय ये मेरे हिसाब से 4 फैक्टर रहे हैं जिसके कारण लोगों ने तय किया कि इस बार टीएमसी को बाहर और बीजेपी की सरकार। वाकई इस बार टीएमसी को बाहर और बीजेपी की सरकार। वाकई जिस तरीके से अब तक जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, वाकई ममता बनर्जी को लड़ाने वाले हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जो त्यागी जी ने जो अहम जानकारियां दी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करना भारी पड़ा और जिस तरीके से सीए को लेकर लगातार उन्होंने जिस तरीके से जो अपने बयानबाजी उन्होंने दर्ज कराई उससे लोगों में रोष था, और जिस तरीके से दुर्गा पूजा पे जो रोक लगाई गई, ये खास अहम वो मुद्दे थे जिनसे लगातार ममता बनर्जी से लोग नाराज थे और उसका खामियाजा ममता बनर्जी को अब इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि लोग बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही दिखा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।